हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू ऑफ ऑल द 16 चैप्टर्स। जो एमसीक्यू कौन से लेने वाले हैं हम लोग, और एमसीक्यू देखने वाले हैं हम लोग जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो सारे पीवाईक्यूज के एमसीक्यू ऑफ एवरी चैप्टर आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर दोस्तों हमारा कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कितने एमसीक्यूज आए हैं मैंने ईयर के साथ ही आपको मेंशन कर दिया, तो शायद आपको ये हेल्प भी हो जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा है यहाँ पे, ये एक चीज ध्यान में रख देना, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली बीसीसी का कितना है? व्हाट इज द ऑप्शंस आर गिवन? 4, B6, C8 एंड D कितना है? 12। तो यहाँ पे बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों होता है दैट इज 8। तो आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी। तो ये बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने हमारे सेशन आपने ऑलरेडी से वीडियोस देखे होंगे, इजी ट्रिक वाले वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये सारी डिटेल्स वहां पे है, जो कि बीसीसी, एससी और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी कितना, क्या है आंसर? दैट इज करेक्ट ऑप्शन सी है। तो आपको आंसर किसे लिखना है? आपको आंसर लिखना है दैट इज सी लिख दो, प्लस उसका आंसर भी लिख दो, वॉट एवर इट इज। ठीक है, जनरली बच्चे ये भी कंफ्यूजन में होते हैं कि सर हमने सिर्फ ये जो वॉट एवर अल्फाबेट्स है ABCD वो लिखा तो मार्क्स मिलता है क्या, या फिर अब हमें सिर्फ मैंने वो नहीं लिखा एंड देन करेक्ट वो जो वॉट एवर वैल्यू होगी या फिर वर्ड होगा वो लिखा तो मिलता है क्या? ठीक है, दोनों केस में आंसर मिल जाता है, आई मीन मार्क्स मिलता है, तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा लेना नहीं है। बट जस्ट प्रॉपरली अगर आंसर लिखेंगे तो सी एंड देन ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर है, तो ये आपको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एज लेंथ यानी क्या दोस्तों? ए एंड द रेडियस। एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन है, किसके लिए है? सिंपल क्यूबिक लेटाइस। ठीक है, अगर एज लेंथ एंड दिस वन रेडियस का रिलेशन सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी में मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड द रेडियस क्या है? ऑप्शन 2A इज इक्वल टू R। दूसरा है √3A इज इक्वल टू 4R, A इज इक्वल टू 2R एंड √2A इज इक्वल टू 4R। एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन C है, दैट इज A इज इक्वल टू 2R। ठीक है, A इज इक्वल टू 2R। तो गाइस ये करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके ये प्रॉब्लम के बेस पे भी ये क्वेश्चन आता है, राइट, और एमसीक्यू में भी पूछा गया है। इनफैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन एज लेंथ एंड दिस रेडियस, ये एफसीसी के लिए भी शायद से पूछा है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो मार्च 2023 में क्वेश्चन क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस, हाँ देखो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द एज लेंथ फॉर बीसीसी, एफसीसी नहीं बीसीसी था और 2023 में। ओके, तो रेडियस और एफसीसी दिस वन एज लेंथ का रिलेशन फॉर द बीसीसी, ऑप्शंस देख लो तो √3A is equal to 3R is equal to 4A, R is equal to √3A into 4, R is equal to √3A by √3 by 4 into A and R is equal to √2 by 4 into A। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? क्या है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द एज लेंथ फॉर बीसीसी? दैट इज R is equal to √3 by 4 into A। तो करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ पे, तो सी उसका आंसर भी लिखना है, R is equal to √3 by 4 into A। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ऑप्शन करेक्ट लिखना है, जो ऑप्शन है और उसका अलोंग विद द आंसर, करेक्ट आंसर भी आपको मेंशन करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एफसीसी। ओके, देखो पहला क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इस दो चीजों में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है एग्जैक्टली, या फिर से नंबर ऑफ एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम्स है 1, बीसीसी का नंबर ऑफ एटम्स 2 एंड एफसीसी का नंबर ऑफ एटम 4। हमें किसका पूछा है? एफसीसी का नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। मार्च 2024 में क्वेश्चन आया था 1 2 3 4। करेक्ट ऑप्शन डी है दोस्तों, दैट इज 4, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट तो नहीं था, रिलेशनशिप पूछ लिया था, राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था बीसीसी एफसीसी, ओके, इवन द नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया है एफसीसी में, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में जरूर पूछे जाते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे तो पूछ जरूरी है, राइट। तो ये तो हमारा ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये आए थे पीवाईक्यूज में सॉलिड स्टेट के लिए। अब हमारा सेकंड चैप्टर दोस्तों कौन सा है? सेकंड चैप्टर है सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, in calculating osmotic pressure the concentration of a solute is expressed in। ठीक है, मार्च 2022 में इक्वेशन था
अगर जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, तो पाई जब कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कौन से वे में एक्सप्रेस करेंगे, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। अगर आपने उसका फॉर्मूला देख लो तो पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। तो हियर पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। ठीक है, तो सिंपली N यानी नंबर ऑफ मोल्स, V यानी वॉल्यूम, वो एक्सप्रेस करेगा पाई इज इक्वल टू MRT। एंड यहाँ पे दोस्तों M ये क्या है, यहाँ पे M है मोलैरिटी, कैपिटल M है दोस्तों, M इज द मोलैरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी A। हाँ, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, A मोलैरिटी। दोस्तों ध्यान रखना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m दैट इज स्मॉल m यानी क्या दोस्तों, मोलैरिटी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये मोलैरिटी के बेसिस पे एक्सप्रेस करेंगे। सोल्यूट का कंसंट्रेशन मोलैरिटी होगा, ऐसा भी शायद आपको क्वेश्चन पूछे, बट यहाँ पे देख लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का में सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी। ओके, चलो नेक्स्ट इज विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। पॉजिटिव डिविएशन के लिए आपको करना क्या, एग्जैक्टली फैक्टर क्या होनी चाहिए या कंडीशन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव डिविएशन के लिए होना चाहिए कि देयर विल बी अ वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड स्पेशली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ठीक है, इंटरैक्शन जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो वीक होगा, तभी वो इवोपरेट होगा, आई मीन टू से गैस फेज में जो लिक्विड है वो मटेरियल चले जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई पॉजिटिव डिविएशन मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी मिक्सचर है जो कि वो पॉसिबिलिटी ज्यादा बताते हैं, डिपेंड अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट, बट ऑब्वियस। तो बच्चों फिनोल एंड एनिलीन, एनिलीन तो प्रॉपर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी हायर है, राइट। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इथेनॉल एंड एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल। तो बच्चों यहाँ पे तो दो वोलाटाइल लिक्विड है, दैट इज इथेनॉल एंड एसिड, दिस वन इथेनॉल एंड एसीटोन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। अगर आप इसका आंसर चाहे तो आपको डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ ये बुक में ऑलरेडी दिया है, एग्जाम्पल्स के साथ है वहां पे, पॉजिटिव डिविएशन एंड दिस वन नेगेटिव डिविएशन, और एग्जाम्पल के साथ आपको वहां पे वही एक्चुअली आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों पॉजिटिव डिविएशन के लिए क्या है, इथेनॉल एंड एसीटोन। तो फिर आपको ऑप्शन लिखना है सी, दैट राइट इथेनॉल and acetone। ठीक है, now among the following the solubility of which ionic solid decreases with increasing temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करे तो कौन से सोल्यूट का solubility डिक्रीज होगा। अब देखो बच्चों दो केसेस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, बराबर है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर हीट करेंगे, आई मीन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility सॉलिड की डिक्रीज होगी। यार एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया तो वहां पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, राइट। अब अमंग द फॉलोइंग सॉलिबिलिटी ऑफ व्हिच आयोनिक सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखो KNO3 आपने आई थिंक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, KNO3 विद 300 ml वाटर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो। सेम विद NaBr एंडोथर्मिक प्रोसेस है। Na2SO4 is an exothermic process actually, and KCl endothermic process। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बच्चों Na2SO4 है, सी ऑप्शन, दैट इज Na2SO4। Na2SO4 यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट जब भी टेम्परेचर आप से इंक्रीज करोगे, right, increase of temperature solubility of a solid solute in liquid water will be decreases। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों Na2SO4 है। इसका आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको solubility of a solid in liquid solution चैप्टर में आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ionic equilibrium। ठीक है, ionic equilibrium, which of the following acid has the highest pKa value, right। pKa वैल्यू हाईएस्ट होगा किसका, देखो बच्चों जनरली ऑर्गेनिक एसिड दिए होंगे शायद से ऑप्शंस, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, राइट। मोनोक्लोरो मतलब क्या, एक H चला जाएगा और एक यहाँ पे Cl आ जाएगा, दैट इज
CH2COOH, दिस इज मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा, CH2CH एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के लिए तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो Cl3CCOOH। ओके, जितने ज्यादा हाइड्रोजन या फिर अदर फंक्शनल ग्रुप आएंगे पीके वैल्यू वहां पे लोअर होता है दोस्तों। तो सिंपल कंपाउंड ऑफ इज एसिटिक एसिड, सो द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है यहाँ पे, एसिटिक एसिड। तो इसका B is the correct option and you write completely that is acetic acid। Understood दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, द पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। अगर आपकी इस चैप्टर के पीवाईक्यूज देख लो तो ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस पे पूछा है पीएच के लिए या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो द पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड सॉरी मोनो एसिडिक बेस है दोस्तों, ठीक है। पीएच दिया है बट कंपोनेंट क्या है, बेस है, राइट। 11.2 इट्स OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन, हमें OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पीएच उसका दे दिया है 11.2, एक्चुअली बेस है, ठीक है। यहाँ पे बेस है तो होना क्या चाहिए POH, और POH अगर मिलेगा तभी OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो POH कैसे फाइंड करेंगे, हमारा इक्वेशन है, ये बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, डेरिवेशन PH plus POH is equal to 14, तो POH is equal to 14 माइनस पीएच, राइट। पीएच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 14 माइनस 11.2, तो 14 माइनस 11.2 यानी कितना आएगा, 11 एंड प्लस 8.8 13 2.8 आ जाएगा, राइट। 12 एंड 13 14, तो पीओएच का आंसर आ जाएगा दोस्तों दैट इज 2.8। पीओएच मिल गया हमें, हम लोग OH माइनस आयंस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज फॉर्मूला क्या है उसका पीओएच के लिए, पीओएच के लिए फॉर्मूला है POH इज इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू माइनस POH लिखते हैं हम लोग, ठीक है। नेगेटिव साइन इस तरफ ले लेंगे, ओके। चलो अब क्या करेंगे, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। पीओएच की वैल्यू कितनी है, पीओएच की वैल्यू है 2.8, तो फिर दोस्तों यहाँ पे दिस वन माइनस 2.8, यहाँ पे क्या हमें करना होता है, -1 +1 मेथड करना, पहले उसको स्प्लिट भी कर लेते हैं, तो -2 हो गया। अब ये 2.8 है तो मतलब 2 ले लिया हमें, तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, तो -2 माइनस 0.8 वन एट द सेम थिंग, ये एक ही हुआ, -2 माइनस 0.8 दैट इज -2.8 -1 +1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, -1 माइनस -2 -1 दैट इज -3, 1 में से 0.8 को माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, दैट इज 0.2, तो ये हो जाएगा +0.2, ठीक है। तो 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2। अब ये ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, बार 3.2, राइट। POH ये लॉग टू द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। अब यहाँ पे बार 3.2 है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसका लॉग देखना, इसको आपको कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयंस फाइंड करना है, तो ये लॉग हटाना होगा। तो ये लॉग हटाने के लिए हमें क्या देखना है, लॉग हटाने के लिए हमें देखना है इसका एंटी लॉग, ठीक है। तो इसका हम लोग एंटी लॉग देख लेंगे। एंटी लॉग के लिए आ जाएगा ये 0.00 तो है आंसर, एंटी लॉग ऑफ 2, तो अब इसके लिए आपको लॉग बुक यूज करना पड़ेगा दोस्तों। एंटी लॉग ऑफ 2 देख लो 2.0, आई मीन टू से 0.2 एंटी लॉग कितना है, 0.2 का एंटी लॉग एंटी लॉग ऑफ दैट इज 1585, ठीक है। 0.20 1585, तो आ गया ये 1585, यानी 0.001585 ये इसका आंसर है। देख लेते हैं यहाँ पे 0.01585 है क्या, 1.585 टू 10⁻3 0.3, और ये 1.5 10⁻1 यानी 10⁻3 मतलब वही है 0.001585, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर ए है, दैट इज ए। देखो पूरा सोल्यूशन दे दिया है मैंने, ए 1.585 इंटू 10⁻3 कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोल पर डीएम क्यूब ये उसका यूनिट है। देखो दोस्तों पूरा सोल्यूशन है, सोल्यूशन के साथ है, तो होपफुली आपको ये इजीली हो जाएगा। हालांकि ये सॉल्ट सम, इनफैक्ट ये सॉल्ट सम है जो आपको बुक में भी ऑलरेडी होगा न्यूमेरिकल। आपको कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने के लिए पूछ लेंगे, कभी एमसीक्यू, हालांकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा इस केस में। नाउ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज NH4OH क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, NH4OH is 1.8 into 10⁻5 the degree of dissociation
ऑफ 0.01 मोलार सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या, अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट NH4OH है, तो ये Kb आ जाएगा, Kb अपॉन C, राइट। तो फिर Kb की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁵, तो ये आ गया बच्चों 1.8 इंटू 10⁵। फिर ये कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01 मोलार है, इसको मैं लिखूंगा 1 इंटू 10⁻3, 1 इंटू 10⁻2 राइट, इस वे से। तो फिर डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻2 -2 पर गया तो +2 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻2 क्या हो जाएगा दोस्तों 10⁻3, ठीक है 10⁻3। अब ये स्क्वायर रूट है, राइट, तो इसको मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कर लेंगे, दैट इज 1.8 नहीं 18 ले लेते हैं, एक पॉइंट शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, इंटू 10⁻4, और अब सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 18 देख लेता हूँ, 18 का 0, ठीक है। अगेन यू हैव टू यूज द लॉग बुक, आपको लॉग बुक यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको लॉग बुक एग्जाम सेंटर में इनफैक्ट आपके हॉल में मिल जाएगा, ओके, बोर्ड का लॉग बुक रहेगा, आपको यूज करना उसको आना चाहिए। और पीएच वाले और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए तो लॉग आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फाइनल आंसर लॉग से ही मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 18 देख लो, तो लॉग में सारी वैल्यूज होती है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है, एंटी लॉग सब कुछ होगा, रेसिप्रोकल भी रहेगा, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर रूट कितना है 18.0 का देखना है, राइट, 18.0 का स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी है 4.243। अगर आपके पास लॉग बुक है तो आप देख लो, वीडियो पॉज कर लो, आप लॉग मैं जो वैल्यू बोल रहा हूँ वो आप वहाँ पे ट्राई कर लो। तो कितना है 14 नहीं कितना 18, हाँ, तो 18 का 4.243, तो देखो बच्चों 4.243 और स्क्वायर रूट ले रहा है तो 10⁻4 है, तो फिर वो आ जाएगा 10⁻2 4.243 इंटू 10⁻2। ये आंसर अभी है क्या वो देखेंगे, 0.04242 ये है 0.4242, 0.00424 एंड 0.242, ओके। तो 10⁻2 यानी 0.0 हो गया, तो 0.042, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बच्चों ए है, ए इज इक्वल टू 0.04242, ठीक है दोस्तों। तो ये उसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व है, एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl, ओके, HCl एक एसिड है और पीएच ही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं कि बेस दिया है और उसका पीएच है तो उसको पीओएच में कन्वर्ट करो, लाइक ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। तो फिर पीएच ऑफ 0.01 मोलर, इसको मैं कैसे ले लूंगा 0.01 मोलर यानी 1 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये मेरे लिए आसान हो जाएगा पीएच फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला क्या है पीएच का, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, या फिर आप कह सकते हो H3O+ आयंस, राइट। अब आप लिखो माइनस लॉग ऑफ क्या है 1 इंटू 10⁻3, ठीक है, ये माइनस साइन आ गया, आपने लिखना है लॉग ऑफ 10⁻³ प्लस लॉग ऑफ 1, ओके, इसको स्प्लिट कर देना है, पहले 10 पावर जो भी होगा उसका लॉग देखना है, प्लस लॉग ऑफ 1 आ जाएगा, राइट। ये हो गया माइनस साइन, लॉग ऑफ -3 ये तो होता है 3.0000 प्लस लॉग ऑफ 1 यानी 10 का लॉग देखना होता है, वो 0 कॉलम में 40 आ जाएगा 0.0000, ठीक है, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो पीएच की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे है दैट इज 3, है क्या ऑप्शन 3, करेक्ट, बी ऑप्शन, देखो ये 3, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, किस तरह से सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया, ठीक है, तो होपफुली आपको हेल्प करेगा। वीक मोनोबेसिक एसिड, देखो मोनोबेसिक एसिड दिया है बच्चों, वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05%, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड यानी क्या है बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka फाइंड करना है, राइट। के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है, परसेंट अल्फा की वैल्यू 0.05% दे दिया। अब के फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या अल्फा, क्योंकि के का फॉर्मूला क्या है देखो दोस्तों, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ये फॉर्मूला है, राइट। तो हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा कैसे मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू परसेंट अल्फा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, परसेंट अल्फा की वैल्यू कितनी 0.05 डिवाइड बाई 100, यानी ओवरऑल अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 इंटू 10⁻⁴, कैसे हुआ ये 100, ठीक है, दैट इज 10⁻², ऊपर गया तो दैट इज 0.05 इंटू 10⁻², दैट विल बी 0.04, दिस विल बी 0.0005, ऐसे होगा,
मतलब ही क्या, 5 इंटू 10 टू माइनस 4। अब आपको वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है। ये हो गया 5 इंटू 10 टू माइनस 4, राइट, इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है, सी कॉन्सेंट्रेशन ये है दोस्तों 0.02, ठीक है। तो सी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 10 टू माइनस 2, 2 इंटू 10 टू माइनस 2, 0.02, 0.0 है तो 10 टू माइनस 2। अब ये इसका स्क्वायर लिखना है ना, ओके ओके। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 इंटू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। ये देखो दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज माइनस 8, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 10 टू माइनस 10, ओके। अब ये आ जाएगा 25 इंटू 2, ये मैं 2 ले रहा हूँ, इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 10, माइनस 8 प्लस माइनस 2 दैट इज माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों 50 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 10, ठीक है, ये के ए आ गया, ठीक है, ये है के ए। देखते हैं आंसर है क्या ये चीज के ए। ये आंसर है 5 इंटू 10 टू माइनस 10, 5 इंटू 10 टू माइनस 9, 50 इंटू 10 टू माइनस 9, 0.5 इंटू 10 टू माइनस 9। ओके, हमारा आंसर तो है दोस्तों 50 इंटू 10 टू माइनस 10। अगर मैं पॉइंट इस तरफ एक शिफ्ट कर दो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10 टू माइनस 9 होगा दोस्तों ये, राइट। तो ये ऑप्शन है अपने पास 5.0 दैट इज 5 इंटू 10 टू माइनस 9। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों बी है। तो बी का आंसर लिख देते हैं, बी कितना है 5 इंटू 10 टू माइनस 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों ये टोटल सोल्यूशन आपको मिल गया और साथ साथ आंसर भी एग्जैक्टली क्या है वो भी आपको पता चल गया, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ जाता है केमिकल थर्मोडायनेमिक के लिए। केमिकल थर्मोडायनेमिक में ना देखो बच्चों आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा है, एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी कितने टाइप की है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, ये कुछ टाइप्स के एंथैल्पीज है, राइट। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स हमने शायद आपने वीडियो देखे होंगे हमारे। आपको ये सारे डेफिनेशन मैंने और इजी ट्रिक में कैसे करने हैं वो भी राहुल सर ने शायद से बता दिए, राइट। ओके, तो द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन फॉर H2O, H2O सॉलिड है और वो टर्न हो रहा है H2O लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। तो एंथैल्पी चेंज क्या है वो देखना है। इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ, क्या क्या ऑप्शन है, वेपराइजेशन, फ्यूजन, कंबशन एंड सब्लिमेशन। प्रोसेस क्या हो रही है वो ध्यान में रखो। प्रोसेस है H2O सॉलिड स्टेट में चला जा रहा है और कहां पे आ रहा है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट से किस में, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूज होना, पता, मेल्ट होना मतलब फ्यूजन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, कंबशन एंड सब्लिमेशन। ओके, फ्यूजन आंसर ये सही है बी, और आंसर क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। अगर समझ लो ये लिक्विड H2O लिक्विड टू G होता है H2O गैस, ठीक है, तो क्या होता है वो लिक्विड से गैस यानी वेपराइजेशन। तो आपका आंसर होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्रोसेस ध्यान में रखनी होगी। आगे बढ़ता है, वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन। ओके, ये देखो आइसोथर्मल है बट इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी क्या, कौन सा फॉर्मूला है हमारा, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V, राइट। और दोस्तों एक्सपांशन है, याद रखना एक्सपांशन यानी क्या कि लो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो लो होगा और हायर वॉल्यूम जो होगा फाइनल वॉल्यूम विल बी द हायर वन, ठीक है। ओके, अब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल होता तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता दोस्तों, W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1। बट यहाँ पे फिलहाल है क्या, दैट इज इरिवर्सिबल एक्सपांशन यानी W is equal to minus P into डेल्टा V, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस P इंटू डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, राइट। ओके, ये माइनस साइन। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2 मोल्स ऑफ हीलियम, मोल का कोई जरूरत है नहीं, फ्रॉम 2 dm³ टू 4 dm³ यानी फाइनल वॉल्यूम 4, इनिशियल वॉल्यूम 2, और प्रेशर कितना है 1 बार। ओके, तो प्रेशर लिख देते हैं 1 बार इनटू V2 4 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट विल बी माइनस 2, और वो आ जाएगा यूनिट किलो जूल में रहेगा ना, माइनस 2.0 किलो जूल, ठीक है आंसर माइनस 2.0 2 किलो जूल माइनस, ओके माइनस 2.0 किलो जूल, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जनरली। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू भी रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी, राइट। तो ये आपको दोनों तरफ से सारे फॉर्मूलेस कर लो,
फॉर्मूलेज आपको दोनों तरफ से हमारे चैनल पे ऑलरेडी फॉर्मूलेज भी दिए हैं सभी चैप्टर्स के। तो गाइस ये आप ध्यान में रखो, ये आपको वहां पे न्यूमेरिकल के लिए भी तो काम आ ही जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू रहेगा, वहां पे भी आपको ये यूजफुल होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों आपको देखो, आपको नॉट्स इक्वेशन के बेसिस पे इक्वेशंस रहेगा, राइट। आपको मे बी एनोड कैथोड रिएक्शन जो सेल रिएक्शन है उसके बेसिस पर भी क्वेश्चन रहेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, जो कि पीवाईक्यू में बार पूछा है। देखो, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही फाइंड करने के लिए बोल दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब बच्चों स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी क्या? बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी दोस्तों ई नॉट सेल, एंड सेल पोटेंशियल सिंपली दिया होगा तो वो होगा ई सेल, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट सेल एंड सिंपली ई सेल, स्टैंडर्ड सॉरी पोटेंशियल ऑफ द सेल है मतलब ई सेल है, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये उसका फॉर्मूला है। चलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख ही दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज CD प्लस Cu2 प्लस CD2 प्लस एंड Cu, ओके। और यहाँ पे ई नॉट ऑफ कैडमियम एंड ई नॉट ऑफ Cu दिया है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो कैथोड यहाँ पे कौन सा है दोस्तों? व्हाट इज कैथोड ओवर हियर? ओके, रिएक्शन देख लो तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कैडमियम CD2 प्लस में फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, ओके। तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड, एंड यस Cu2 प्लस रिड्यूस होकर Cu फॉर्म कर रहा है। Cu2 प्लस रिड्यूस होकर Cu2 फॉर्म कर रहा है, मतलब क्या है वो है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरह से आप एनोड एंड कैथोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार वापस से बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना। ये देखो, कैडमियम यहाँ से वो टर्न हो रहा है किसमें? CD2 प्लस आयंस में, न्यूट्रल मेटल, और वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। कॉपर Cu2 प्लस आयंस कन्वर्टेड इनटू Cu, तो आयन है और वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू न्यूट्रल एटम, मतलब वो है रिडक्शन, ओके। तो मेटल टू आयन ऑक्सीडेशन, एनोड आयन टू मेटल रिडक्शन, वो है बच्चों कैथोड। तो कैथोड यहाँ पे है कॉपर, और एनोड कौन सा है? एनोड है दोस्तों दैट इज कैडमियम, ठीक है। एनोड कौन सा है? कैडमियम। तो कॉपर क्या हो गया? दैट इज कैथोड। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Cu2 प्लस आइंस माइनस ई नॉट ऑफ कौन सा है? CD2 प्लस। दोनों वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ओके। वैल्यू कितनी है कैडमियम Cu की? 0.334 माइनस, अब यहाँ पे ये कैडमियम की वैल्यू तो ऑलरेडी है माइनस 0.403, ओके। तो माइनस 0.403 वोल्ट, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, 0.334 प्लस 0.403, एडिशन ही करना है सिंपली। यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 0.334 प्लस 0.403, ठीक है। ये 737 और 0.737 है क्या? 0.737, ओके। ये देखो 0.737, ये बी आंसर, ठीक है ना। हमारा आंसर आ गया 0.737 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन आप लिख दो बी, और आंसर है 0.737 वोल्ट। अंडरस्टूड दोस्तों? तो इस तरह के आपको आंसर लिखने होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही, स्टैंडर्ड ईएमएफ तो फॉलोइंग सेल है 298 करके। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड ईएमएफ से ही पूछा गया है, एक पर्टिकुलर सेल दिया है और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब क्या है दोस्तों? वही ई नॉट सेल, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है ये। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, राइट। कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये चीज करनी है हमें। हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे चैलेंज यही होगा कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना, राइट। ओके, अब कैथोड कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे देखो, ये तो पर्टिकुलर सेल दिया है, तो यहाँ पे आसान हो जाता है। लेफ्ट साइड में रहता है एनोड, राइट साइड में होता है कैथोड। तो जिंक हमारा क्या है? एनोड है, और क्रोमियम ये जो है दैट इज कैथोड, राइट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ई नॉट ऑफ क्रोमियम माइनस ई नॉट ऑफ कौन सा है? जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्रोमियम का ईएमएफ वैल्यू दी होगी, क्रोमियम की कितनी है? माइनस 0.74, माइनस साइन। बच्चों साइन परफेक्टली लिखना है यहाँ पे, साइन में गड़बड़ हो गई तो फिर आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा, राइट। माइनस जिंक, जिंक का कितना? माइनस 0.76, ओके। अब ये हो गया दोस्तों माइनस 0.74, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.76 यानी कितना हो गया? माइनस प्लस विल बी माइनस, प्लस 0.026 माइनस 2, ठीक है। तो ई नॉट सेल
की वैल्यू दोस्तों है ये यहाँ पे, हाँ कितनी है, दैट इज प्लस 0.02 है ना आंसर, प्लस 0.02 0.02, ये देखो बी ऑप्शन प्लस 0 पॉइंट, हाँ प्लस लिख देते हैं ना साइन तो बेटर रहेगा, प्लस 0.02 वोल्ट, ये हो गया आंसर और सोल्यूशन भी आपके पास। ओके तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस उसके साथ साथ वो आप ये एक्चुअली आया था जुलाई 2022 में आया था, राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपको एनोड कैथोड सेल के ऊपर भी हो सकता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो केमिकल काइनेटिक्स आ गया हम लोग अभी 6th लेसन हमारा केमिकल काइनेटिक्स, राइट, तो केमिकल काइनेटिक्स में भी न्यूमेरिकल्स है दोस्तों। ओके देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मतलब क्या है दोस्तों, रेट कांस्टेंट यानी के फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन दे दिया है के की वैल्यू है, राइट, तो गिवन वैल्यू अगर मैं नोट कर लूं ये तो के है 4.98 into 10⁻⁴ s इनवर्स, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके ये एक्चुअली ये न्यूमेरिकल बेस है ही नहीं, मुझे लगा कि न्यूमेरिकल बेस है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे बच्चों देखो रेट कांस्टेंट दे दिया है 4.98 into 10⁻⁷ सेकंड इनवर्स, और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि रेट कांस्टेंट से सीधा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कर ले, बट एक चीज है दोस्तों, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट पता है हमें तो यूनिट के ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यूनिट सेकंड इनवर्स है, क्या है यूनिट सेकंड इनवर्स, इसका मतलब दोस्तों ये है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान में रखना, यूनिट क्या है, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, 0 है 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तो ये हो गया दोस्तों बी और ये 1, सो 1 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। समझ गया, आ गया दोस्तों, यूनिट ध्यान में रखना है, क्या है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स यूनिट हो गया, तो यूनिट है यूनिट, तो यूनिट सेकंड इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। ओके गैस फेज में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, देखो तो ऑप्शन K is equal to 2.303 T log to the base 10 of Pi upon Pi minus P, K is equal to 2.303 T log to the base 10 of Pi upon 2 Pi minus P, ठीक है ये करेक्ट ऑप्शन है एक्चुअली, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो Pi upon 2 Pi minus P is the correct option for the first order integrated rate law first order स्पेशली फॉर गैस फेज, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों आगे जाने की जरूरत ही है नहीं, यहाँ पे B is equal to K is equal to 2.303 T log to the base 10 of Pi upon 2 Pi minus P, ठीक है ये बच्चों उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें फॉर्मूला ही ऑलरेडी पता है, राइट नो। ओके तो बच्चों फॉर्मूला बेस भी होगा, उसी तरह से इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो फॉर्मूला पूछ लेंगे, गैस फेज है तो वो ध्यान में रखना कि गैस फेज है या फिर नॉर्मल रिएक्शन के लिए पूछा गया है, राइट ना। ओके हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट्स। ओके हाफ लाइफ मतलब टी हाफ दिया है एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट, ओके रेट कांस्टेंट K इज, हाँ तो हाफ लाइफ दे दिया है एंड T K फाइंड करना है। ओके आसान फॉर्मूला है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, तो फिर हमारे लिए फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ तो दे दिया है ना, तो हम लोग उसको फॉर्मूले को इस तरह से लिखेंगे K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, ठीक है तो ये आ गया 0.693 अपॉन टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट्स, ठीक है तो 30 मिनट है दोस्तों, ये सारी यूनिट भी मिनट में ही है तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, 30 मिनट, तो 0.693 अपॉन दिस वन दैट इज 30, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा 3, अगर मैं इस तरफ ले लूं तो वो हो जाएगा 10 3 into 10⁻⁻1 0.0, 3 2 6 3 3 9 3 2 3 1 होगा, 231 है 0.0। ओके ये देखो बच्चों ये आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, ये देखो 0.693 मैं इसको 3 into 10⁻1 ले लेता हूँ, 10⁻1 माइनस हो गया, 10⁻1 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +1, चलो इसको और एक स्टेप बढ़ा देते हैं 0.693 into 10⁻1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये कितना हो गया 0.0693 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ये सब -1 यानी 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 0.0693 3 ये तो 0.0 3 2 6 3 3 9 3 1 3, तो 0.0231
है ना, 0.0231 मिनट इनवर्स। ओके, तो ऑप्शन लिख देते हैं बी, 0.0231। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरिट इनवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले अगर आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से आ जाएगा। ये देखो, वही इतनी ही मेहनत लगती है एक्चुअली एमसीक्यू करने के लिए, और थोड़ा सा आपके लिए हार्श भी होगा कि एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस्ड होता है तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। और अगर ये क्वेश्चन आता तो शायद 2 मार्क के लिए पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूछते, राइट। तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा। ओके, तो कभी एडवांटेज कभी डिसएडवांटेज, ये तो होते रहते हैं, बट वही आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना, और 6 चैप्टर में फॉर्मूले है, ठीक है। ओके, इफ द यूनिट ऑफ अ रेट कांस्टेंट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इनवर्स, यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इनवर्स, the order of reaction would be, okay, order of reaction, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वैसा ऑलमोस्ट वही है, ये वाला क्वेश्चन ना। ओके, तो रेट कांस्टेंट दे दिया और उसका यूनिट दे दिया था, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। अगर वही रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इनवर्स है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है दोस्तों। ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये यूनिट ध्यान में रखना, एस इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर हम लोग, यहाँ पे मैंने आंसर के लिए स्पेस नहीं है, तो जस्ट ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यूनिट ध्यान में रखना दोस्तों। हो गया ये चीज हमारा, 6 लेसन कंप्लीट हो गया, हमने फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चले जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, दैट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, उसके बाद ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग ऑक्साइड द क्लोरीन हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होगी, देखो HOCl, HOCl2, HOCl3, HOCl4। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। अगर हमारा लाइव सेशन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया होगा। फिर भी यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा एक्चुअली। ओके, HOCl, यहाँ पे H का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है क्योंकि वो ऑक्सीजन को दिस वन H is +1 एक्चुअली, दिस इज -7 है ना, तो -7 HOCl, हाँ, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है ना हमें, हाँ। तो दिस इज +1, ओके, दिस वन इज ऑक्सीजन इज -2 एंड क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, -1। अब देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है फॉर दी क्लोरीन, क्लोरीन ये 4 है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमें इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन क्लोरीन हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन +1 प्लस ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, दैट इज -2 प्लस क्लोरीन का -1 × 4, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, क्लोरीन का -1 है × 4 क्योंकि क्लोरीन एटम, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे +1 ये कितना हो जाएगा, -2 -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन -1 होगा, ये तो हो जाएगा x इज इक्वल टू +7, तो ये हो जाएगा +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट HOCl इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, HOCl, ठीक है। तो HOCl, HOCl2, HOCl3 एंड HOCl4, तो बट ऑब्वियस Cl जहाँ पे क्लोरीन ज्यादा होंगे वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा यहाँ पे, ओके, ये आपको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजिशन, ओके, एक ही था वहां पे, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, द कलरलेस ट्रांजिशन मेटल, कलरलेस ट्रांजिशन मेटल अमॉन्ग दी फॉलोइंग, ओके, ट्रांजिशन मेटल, और वो भी कौन सा, कलरलेस। जनरली ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, राइट। ओके, उसमें जो कलरलेस एलिमेंट है कौन सा, पहला तो स्कैंडियम, उसका कोई स्पेशली कलर नहीं, लास्ट जो एलिमेंट है जिंक, उसको भी कोई कलर नहीं, बाकी सारे एलिमेंट्स में कलर है। कॉपर को तो डेफिनेटली कलर है, कॉपर Cu+, Ni2+, कोबाल्ट 2+, अगर आपने सॉल्ट भी देखे होंगे तो Ni के ग्रीनिश कलर के सॉल्ट,
कोबाल्ट के आपको मिल जाएंगे कौन से, या वाइन रेड कलर के सॉल्ट मिल जाते हैं, Cu2+ ब्लूइश ग्रीन कलर। अब देखो दोस्तों Cu+1 आयन, Cu+1, Cu+1 अगर चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है कॉपर की, तो वहां पे वो कलरलेस आयन होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए है, ए Cu+1। अगर आप चार्ट देखोगे ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में और उसमें आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कलर, तो आपको वो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। Cu2+ का तो ब्लू कलर है डेफिनेटली, ठीक है। Ni2+ का भी ग्रीनिश ब्लू कलर है, एंड CO2+ का वही वाइन रेड या आप कह सकते हैं वाइन, हाँ वाइन का जैसा कलर रहता है लाइक वैसा ही कलर, राइट। तो CO2+ इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following transition element shows maximum oxidation state? Which of the following maximum oxidation state? Okay, transition element जिसमें सबसे ज्यादा oxidation state है। Okay, outermost electronic configuration देखना है, scandium 3d14s2 Fe यानी कितना होगा, एटॉमिक नंबर 26 ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज एंड आयरन, 3d6 4s2 ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3d मैंगनीज स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d5 4s2 एंड वेनेडियम तो है 3d3 4s2, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो यू में कंफ्यूज कि यहाँ पे तो 6+2 8 इलेक्ट्रॉन है आयरन के, तो 8 वहां पे होगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3+2 ही होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 4s के और 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ पे डोनेट करेगा फ्रॉम दिस। मैंगनीज 3d5 4s2 है, ये 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +7 तक होता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा दोस्तों, मैंगनीज। यहाँ पे सी और Mn ये करेक्ट ऑप्शन है। आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस चार्ट आप देख लो, तो टेक्स्ट बुक में चार्ट भी है, प्लस मेटल आइटम प्लस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, 7 मैंगनीज का होता है दोस्तों, वो ध्यान में रखना है। ओके, और मैंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इजी ट्रिक वीडियो बता रहा था मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेशली, तो मैंने कैसे याद रखना वो भी वहां पे बताया। ओके, चलो। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ 3D सीरीज, 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, ठीक है। डी ब्लॉक में 3D 4D 5D 6D सीरीज होता है, बट उसमें 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो उसका 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3D 1 to 10 4s2, ये उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर्गन 3D 1 to 10 4s2, xenon 3D 1 to 10 6s2, krypton 3D 1 to 10 5s2 and radon 3D 1 to 10 7s2। आर्गन ये ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ए, आर्गन 3D 1 to 10 4s2, ये दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी हेल्प करता है, प्लस आपका ये ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसके लिए भी हो जाएगा आपका, अंडरस्टूड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, निक्रोम इज एन अलॉय ऑफ, ओके, तो अलॉय फॉर्मेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन है, निक्रोम इज ऑन अलॉय ऑफ। अब निक्रोम, क्रोम यानी क्रोमियम होगा, निक्रोम दैट इज निकल, ठीक है, निकल क्रोमियम, कॉपर एंड टीन, कॉपर निकल, निकल क्रोमियम, एपी क्रोमियम, सी ऑप्शन। ये नाम से ही पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या अलॉय का होगा कॉम्बिनेशन, जैसे कि से स्टील, स्टील इज द अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, राइट। तो इस तरह से तो निक्रोम इज द अलॉय ऑफ निक्रोम, निकल एंड क्रोमियम, अंडरस्टूड दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों शायद से हमने ये कंप्लीट कर लिया, दैट इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन लिमिट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादातर आईयूपीएसी नेम के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिले हैं। आईयूपीएसी नेम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगेन इजी ट्रिक वीडियो देख लो, मैंने वहां पे आईयूपीएसी नेम्स कैसे याद रखते हैं, फॉर्मूलेस कैसे याद रखते हैं ये भी बताया है, राइट। ओके, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ Na3 ALF6 इज, ओके। तो ये एक Na3 काउंटर आयन सोडियम है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी एल्यूमिनियम का नाम जो होगा वो क्या होगा, होना चाहिए बच्चों एल्यूमिनेट, ठीक है। सिंपली एल्यूमिनेट देख लो कहीं पे है क्या,
एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम, ओके एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम तो ये तो होगा ही नहीं, ये दो तो होगा ही नहीं, पहले दो में ही होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो एल्यूमिनियम का नाम कैसा होना चाहिए, एल्यूमिनेट। ठीक है, क्या नाम है, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3, सोडियम है, हेक्साफ्लोरो है वो भी सही है, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 2, हमें अभी ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान में रखनी है, 3 है या 2 है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, तो उसका एक्स कंसीडर करेंगे। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 इंटू टोटल सोडियम कितना है 3, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्स। फ्लोरीन को चार्ज क्या होता है, -1 इंटू टोटल फ्लोरीन कितना है 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज +3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे दोस्तों देखो x यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम कितनी आई 3, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3। मैं पूरा यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, बट यू जस्ट रिमेंबर कि आपको पूरा नाम भी लिखना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट अल्फाबेट्स के साथ आपको ये भी लिखना है पूरा नाम, आंसर भी, बट सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। और देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं ये भी बता दिया आपको। चार्ज ऑफ लिगेंड याद रखना होता है, चार्ज ऑफ काउंटर आयन ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, राइट। ओके, द करेक्ट फार्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ओके, करेक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ लिया है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। ओके चलो, तो हेक्सासाइनोफेरेट Na(FeCN/6), Na2(FeCN/6), Na3(FeCN/6) एंड Na4(FeCN/6। अब हमें यहाँ पे करेक्ट हेक्सासाइनो एंड Fe है, तो हर एक इसमें 6 साइनाइड ग्रुप है, तो हमें सोडियम कितना है वही ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, शायद से ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें हिंट मिल जाएगी, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन, क्योंकि देखो यहाँ पे साइनाइड को भी -1 चार्ज होता है, ठीक है, तो फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए होगा, Na2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के लिए, ये करेक्ट ऑप्शन सी हो सकता है। कैसे बता देता हूँ, देखो +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 3 सोडियम का, राइट, ये सोडियम का ऑक्सीडेशन चार्ज +1 इंटू 3। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, साइनाइड इज -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, यानी ये वही कैलकुलेशन है, x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +3 है, इसीलिए यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाल दिया। ओके, तो Na3 होता तभी वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो फिर किस तरह से IUPAC नॉर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से अगर IUPAC नेम दिया है तो फिर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फार्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम, अगेन IUPAC नेम के बेसिस पे ही है, क्या है, टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो प्लैटिनम, ये प्लैटिनम है दोस्तों। ओके, इस तरह से ले लेता हूं मैं, हाँ चलो, तो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड। ओके, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आइडिया देगा एग्जैक्टली वो काउंटर आयन कितने हैं, Br2 है या फिर सिंपली Br है, वो ध्यान में रखना है, राइट। नाम क्या है मेटल का, प्लेटिनम है, मतलब ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, हालांकि सारे ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही है, काउंटर आयन Br है इसीलिए। तो क्या है, टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो, तो अमाइन कितने 1 2 3 4 सब में टेट्रा अमाइन ही है, डाइब्रोमो। ओके, ये देखो ये डाइब्रोमो, हाँ जी, तो ये करेक्ट ऑप्शन एक तो ये हो सकता है या फिर ये डाइब्रोमो बोला है, एक तो इधर ही एक ही Br है, यहाँ पे भी एक ही Br है, तो ये तो हम लोग दोनों एलिमिनेट करेंगे। टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो प्लैटिनम 4, अब प्लैटिनम 4 यानी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तो देखो Br2 और ये Br2 और Br, देखो अमोनिया को कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो -2 ये होगा ऑप्शन। देखो x प्लस -1 इंटू 2, -1 ब्रोमीन का इंटू 2 यानी क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, राइट, या चार्जेस आप कह सकते हैं, प्लस अमोनिया तो 0 होता है, राइट, 0 इंटू 4 ले रहे, चलो, प्लस -1 अगेन ब्रोमीन इंटू 2, एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 4, तो ये x इज इक्वल टू -4 आता है, तो x इज इक्वल टू +4। सिंपल है, ये आंसर हमारा ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Pt Br2 NH3/4 Br2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें पता चल जाता है बच्चों कि ये काउंटर आयन एग्जैक्टली कितने हैं, समझ में आ रहा है ना, कैटायनिक हो या फिर एनायनिक हो, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो प्लेटिनम ये नाम था, और पिछला वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, देखो यहाँ पे एल्यूमिनेट एनायनिक, क्योंकि काउंटर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या था, सोडियम ये कैटायन है, तो स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए मैंने एल्यूमिनेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। देखो ये एल्यूमिनेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लिया, तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन C2 and
En/2 C2 En/2 ओके। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी लिगेंड है उतना कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बट ये क्लोरीन, ये दो लिगेंड हो गए। इथिलीन डायमाइन, अब देखो बच्चों इथिलीन डायमाइन इज चिलेट लिगेंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2, ये इथिलीन डायमाइन, तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है, और वो 2 टाइम्स है, ये एक इथिलीन डायमाइन, दो नाइट्रोजन एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें से 2 2 2 4 4 प्लस 2 ये हो गया 6, यानी 6 ऐसे लिगेंड है जो डायरेक्टली अटैच कर रहे हैं कोबाल्ट को, तो 6 आना चाहिए आंसर, ए ऑप्शन सही है, ए दैट इज 6। तो देखो बच्चों कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ये दिया, हम लोग क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड कितने हैं वही काउंट करेंगे, बट ध्यान में रखना कि वो लिगेंड एग्जैक्टली कौन सा है, राइट। अगर ऑक्सैलिक एसिड होता तो वहां पे भी आंसर डबल हो जाता, ठीक है। इथिलीन डायमाइन है तो ये एक मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन एटम में दोनों टू पेयर्स डोनेट करेंगे, उसी तरह से 2 मॉलिक्यूल 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 क्लोरीन 2 पेयर्स, राइट। तो इस तरह से टोटल 6 पेयर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डोनेट किए जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, 6 डिफरेंट एक्चुअली सेंट्रल पॉइंट को अटैच करेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Correct structure of the complex having IUPAC name, again same thing, sodium hexanitrocobaltate, okay, hexanitrocobaltate। अब hexanitrocobaltate है क्या, 5 है 6 ओके। अब दोनों में से एक ही रहेगा क्योंकि हेक्सानाइट्रो है, हेक्सानाइट्रो NO2 6 होगा तभी हेक्सा होगा, तो ये 5 का रहता तो पेंटा रहता, तो वो ऑप्शन चले गए हमारे पास। अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऊपर वापस से ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 4 है, राइट। तो फिर ये Na4 होगा क्या, ये देखो +1 × 4 प्लस ये X कोबाल्ट, NO2 का चार्ज कितना है -1 × 6, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, फिर कितना आएगा ये -6, तो ये तो +2 हो जाएगा, -6 और ये +4 दैट इज -2 इस तरफ जाएगा तो +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगा +2। इसके लिए कितना है +1 × 3 प्लस X प्लस -1 × 6, एल्जेब्रिक सम 0, यहाँ पे x की वैल्यू +3 आएगी, x की वैल्यू +3 आई, यानी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं मैंने बता दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जांपल भी किए हैं हमने, तो शायद आपको ध्यान में आ गया होगा कि किस तरह से आईयूपीएसी ने फॉलो करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स, अब हम लोग चले जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। हैलोजन डेरिवेटिव्स ओके, रिएक्शंस है, चलो रिएक्शन को ध्यान में रखना होगा, कौन सा पार्ट कौन सा पर्टिकुलर रिएक्शन है वो भी ध्यान में रखना होगा। दिस इज say haloarenes, right, react with magnesium gives A react with H2O gives B, the product B in the above reaction sequences, ठीक है। सब पे 2 बार ये क्वेश्चन पूछा, देखो सितंबर 2024 एंड जुलाई 2022 में 2 बार पूछा ये क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, रिएक्ट विद Mg, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये इस तरह से सिर्फ अटैचमेंट होगी, राइट, MgCl ये आ जाएगा। उसके बाद फिर ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, ये MgCl हटेगा वहां से और H वहां पे अटैच हो जाएगा, राइट, ओके। तो यानी सिंपली करेक्ट ऑप्शन जो है हियर MgCl विल बी रिप्लेस्ड बाय H, ये इक्विसिकल होगी ना इस तरह से, देखो दोस्तों, और बाय प्रोडक्ट जो होगा वहां पे MgCl एंड OH इस तरह से होगा, राइट नो, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है दोस्तों, ओके। रिएक्शन ध्यान में रखने होने आपको ध्यान में रखने होंगे, जब तक रिएक्शंस याद नहीं है तो आपको वो ये आंसर आने नहीं है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट अलाइलिक हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज, ओके, ऑप्शन A B C D दे दिया है अलाइलिक हैलाइड। अब अलाइलिक कार्बन एटम, हालांकि एक्चुअली मैं जब ये पिक कर लेके क्रॉप कर रहा था, यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया है CH2 CH CH2 Cl CH2X, बट ये कैसे है ये बता देता हूँ। अलाइलिक कार्बन एटम यानी क्या दोस्तों, अलाइलिक कार्बन एटम यानी ऐसा कार्बन एटम जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके साइड में है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसका साइड वाला कार्बन एटम अलाइलिक कार्बन एटम, और उसके ऊपर अगर हैलोजन है तो ये अलाइलिक हैलाइड, ठीक है, हमें वही चाहिए ना, अलाइलिक हैलाइड चाहिए, राइट। तो अब क्वेश्चन पूछा था मार्च 23 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन स्केलेटन है क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन कार्बन एंड देन हैलोजन, ये देखो डबल बॉन्ड देन कार्बन एंड हैलोजन, तो डी ऑप्शन हमारी देखो, ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए आइडेंटिफाई करना है, ए रिएक्ट हो रहा है सोडियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर है एंड ये डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, तो ये तो हमारे लिए हो गया दैट इज फिटिक रिएक्शन +2 NaCl, राइट। तो कब ये होगा, जब
अगर आपको याद होगा फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन, 2 moles of chlorobenzene when react with sodium metal plus 2 Na in presence of dry ether, it gives that compound. ठीक है, ये कंपाउंड मिलता है +2 Na से। ये दोस्तों करेक्ट रिएक्शन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ब्रोमोबेंजीन एंड, और हाँ एक और चीज देखो बच्चों, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, नेप्थेलिन एंड क्लोरोबेंजीन। अब देखो ये क्लोरोबेंजीन हो या फिर ब्रोमोबेंजीन, दोनों से रिएक्शन हो रही है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये बाई प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट NaCl है, तो फिर कंपाउंड रिएक्ट होगा वो क्या होगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन, दैट इज डी। ठीक है, अब बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि ब्रोमोबेंजीन से भी वो रिएक्शन होगी, क्लोरोबेंजीन से भी होगी, बिकॉज मेन प्रोडक्ट तो वही मिलने वाला है हमें। बट सी यहाँ पे हमें नेक्स्ट यानी बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट NaCl है। अगर NaBr रहता तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए रहता ब्रोमोबेंजीन। तो देखो दोस्तों, इस तरह से बोर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। सो यू हैव टू लुक एट दी होल रिएक्शन, प्रोडक्ट ही नहीं बाय प्रोडक्ट में भी ध्यान देना होगा। ओके चलो, अमंग द फॉलोइंग विनाइल हैलाइड्स, अब जैसे अलाइलिक हैलाइड वाला क्वेश्चन था, उसी तरह से विनाइलिक हैलाइड। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव उसमें हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी, राइट। तो अमंग द फॉलोइंग विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C और उसको हैलोजन मिलेगा। तो ऐसा कार्बन स्केलेटन है क्या, देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, पर हैलो रिंग में आ जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH। हाँ करेक्ट ऑप्शन देखो, ये बी हो सकता है, ये तो अलाइलिक हैलाइड, तो करेक्ट ऑप्शन बी है यहाँ। तो हमें कार्बन स्केलेटन ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चलो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पे चले आ रहे हैं हम लोग अभी। ओके, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चरल फार्मूला ये कर लेंगे तो IUPAC नेम भी ध्यान में आ ही जाएगा। देखो ऐसा स्ट्रक्चरल फार्मूला था, CH3C CH3 CH3OH। ठीक है, ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लॉन्गेस्ट, आई एम सॉरी ये लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। हाँ, और इसमें हम लोग नंबरिंग दे देंगे, नंबर दे देंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये तीसरा वाला कार्बन। सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप, सेकंड कार्बन पे OH, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ऐसा है क्या IUPAC नेम देख लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और 2 मिथाइल, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये है सी ऑप्शन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। ठीक है, तो दोस्तों देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मैं जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे वीडियोस देखे होंगे आपने, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी करेंगे IUPAC नेम सब कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रिएक्शन में भी पूछना है, राइट। और यहाँ पे IUPAC नेम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, यहाँ पे भी रिएक्शन ही है, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा है दोस्तों, देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO। ओके, CHO यानी अल्कोहल, अल्डिहाइड, LiAlH4 एंड H3O यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, ये पूरा कंपोनेंट जहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का अगर जब से कह सकते हैं रिडक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा CH2OH, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच होगा। ये देखो ये चेंज हो गया, CHO चेंज हो गया CH2OH, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये 1 2 का डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया शायद से। आगे देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको रिएजेंट भी ध्यान में रखना है कि क्या एक्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप और कैसे चेंजेस हो रहा है। नाउ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO H, दिस वन ऑलमोस्ट सेम ही वही है कंपोनेंट। ओके, H2 एंड Ni, यहाँ पे बच्चों रिडक्शन हो रहा है H2 और Ni के साथ। ठीक है, तो फिर क्या एग्जैक्टली मिलेगा आपको, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो CHO है, CHO रिड्यूस होके आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज अल्कोहल मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। ओके, तो CH3 CH2, बट यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा विद द हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो LiAlH4 सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बट हाइड्रोजन विल रिड्यूस द अल्कीन आल्सो। तो हमारा प्रोडक्ट ये रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तीसरा कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम, एंड देन CH2OH, देन CH2OH। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा तो नाम ही दे दिया है। तो दिस इज 1 2 3 4 5, फर्स्ट कार्बन एटम पे अल्कोहल ग्रुप है, पेंटेन 1 और 2 और
पेंटेनल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ जाएगा जरूर, क्यों? क्योंकि रिएक्शंस अगर नहीं पता है आपको तो थोड़ा सा मुश्किलात होगी वहां पे। अगर आपको रिएक्शन थोड़ी सी पता है, रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट होते हैं ये पता है, तो आपको ये आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज एनिसोल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI। एनिसोल मतलब क्या दोस्तों? एनिसोल यानी ये है, राइट, एनिसोल यानी OCH3। ओके, इसको हीट किससे करेंगे? HI के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। जब भी HI के साथ हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा वहां पे? फिनॉल मिलेगा, आयोडोमीथेन मिलेगा। ठीक है ना? तो देखो अगर आपने रिएक्शन देखे होंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3I, मिथाइल आयोडाइड, आयोडोमीथेन है क्या? फिनॉल एंड आयोडोमीथेन, फिनॉल एंड मिथेनॉल है, फिनॉल एंड आयोडोमीथेन। डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, आयोडो, फिनॉल एंड आयोडोमीथेन। ठीक है ना? ओके, चलो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन और एयर ऑक्सीडेशन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी दोस्तों ये है, ये CH, मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ना, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऑन एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन बाय डाइल्यूट एसिड गिव्स। ओके, ये तो एयर ऑक्सीडेशन यानी O2 कोबाल्ट एक्टिनेट के प्रेजेंस में क्यूमिन है। दिस इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन है एक्चुअली दोस्तों। तो क्यूमिन रिएक्ट विद दिस वन, आपको ये कंपाउंड मिलेगा अगर आपने रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड में, बार बार बोलता हूँ दोस्तों, प्रिपरेशन मेथड फिनॉल के कर लेना है। ठीक है, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड 4 है, 4 में से एक जरूर आता है। देखो एमसीक्यू में भी पूछा है 2022 में, ये फिनॉल हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, अब इसको हीट करेंगे आप लोग तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये OH ग्रुप जो है ये अटैच हो जाएगा इधर एंड एसीटोन मिल जाएगा आपको बाय प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन है दोस्तों। ओके, फिनॉल, फिनॉल है क्या कहीं पे? C6H5OH यानी फिनॉल है, ये तो कुछ नहीं। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज C6H5OH, बेंजीन रिंग एंड OH या फिर C6H5OH। तो देखिए मैंने रिएक्शन भी बता दिया। यहाँ पे कोबाल्ट एक्टिनेट आता है 423 केल्विन टेंपरेचर। The product of the following reaction, product of the following reaction, H2NI वही है वापस से, C2H5 C डबल बॉन्ड CH3। अभी इस बार कीटोन है, पिछले बार अल्डिहाइड था। कहाँ पे है रिएक्शन? ये है ना? ओके, हाँ देखो ये अल्डिहाइड ग्रुप था, अभी वहां पे कीटोन दे दिया। दैट इज द चेंजेस, बट होता वही चीज है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। C2H5, ये ऑक्सीजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा C2H5 CH2 CH3। ओके, C2H5, ये ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, उसके प्लेस पे H2 आएगा, CH3। तो है क्या? CH3 CH2 CH2 1 2 3 4। ओके, ये नहीं 1 2 3 4, हाँ, C2H5 CH2 OH। ओके 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 ओके, दूसरा अल्कोहल और ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने रिडक्शन रिएक्शन, बट अल्कोहल सीधा कीटोन को इसमें कर दिया, वो रिडक्शन रिएक्शन या फिर क्लेमेंसन में वो नहीं है। एक्चुअली H2 है ना, तो यहाँ पे अल्कोहल होगा CHOH एंड यहाँ पे CH3 है, CHOH CH3। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ C2H5 CHOH CH3। तो ये देखो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ये CHOH CH3। देखो 1 ब्यूटानॉल भी है एंड ये 2 ब्यूटानॉल, बट सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे कार्बन एटम पे OH आएगा, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3-dimethyl ब्यूटेन फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक डस्ट वाटर gives acetaldehyde। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3-dimethyl ब्यूटेन। ठीक है, 2,3-dimethyl ब्यूटेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देता है ब्यूटेन का, CH3C ब्यूटेन ना। ओके, CH, ये CH 2,3-dimethyl। ठीक है जी, 2,3-dimethyl। एक काम कर लेते हैं, इसको C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप। ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम, राइट? तो 2,3-dimethyl 2,3-dimethyl ब्यूटेन 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देना भूल गया मैं, ये देखो सिंगल बॉन्ड। ओके, अब ये ब्रेक जब होगा यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड आ जाएगा, राइट? ओजोनोलाइसिस हो रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है, तो फिर ये हमारा जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा ये इस तरह से बनेगा, CH3C, ये आ जाएगा CH3, वापस ये C CH3 और ये CH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये कर लो और ये इधर ऑक्सीजन अटैच कर लो। अब यहाँ पे डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद फिर जो कंपोनेंट मिलेगा, ओके, इसके बाद फिर आप कंटिन्यू करो किसके साथ? जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ। देखो जिंक डस्ट एंड H2O। तो आपको मैं प्रोडक्ट कैसे बनाता है वो बता देता हूँ। ये देखो, ये एक ऐसे बनेगा CH3COCH3, एक दूसरा बनेगा CH3COCH3, ये वाला, राइट? ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन होकर Zn,
CH3CO CH3 मतलब क्या है, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन, एसिटाल्डिहाइड या प्रोपेनॉल्डिहाइड एंड एसीटोन, एसीटोन दो मॉलिक्यूल बनते हैं और वो भी एसीटोन के ही बनते हैं बच्चों, तो एसीटोन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन है करेक्ट, एसीटोन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट विद CON and HCl gives बेंजाल्डिहाइड, पूरा रिएक्शन दे दिया है। ओके, इटार्ड रिएक्शन, हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कौन सा है। इटार्ड है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, गेटमैन-कॉक रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन तो है नहीं यहाँ पे, प्रिपरेशन मेथड है। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन असाइलेशन में तो असाइल ग्रुप अटैच होगा। गेटमैन-कॉक, हाँ बच्चों ये है करेक्ट ऑप्शन, दैट इज गेटमैन-कॉक रिएक्शन, डी। ओके, करेक्ट ऑप्शन आंसर यहाँ पे डी है, गेटमैन-कॉक रिएक्शन, जहाँ पे बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ CO एंड HCl। ठीक है, सेम रिएक्शन में दोस्तों ध्यान में रखना। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ वन प्रोपाइन, प्रोपाइन यानी क्या, ये देखो प्रोपाइन है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड क्या है दूसरा 40% H2SO4। ओके, 40% H2SO4 एक्चुअली यहाँ पे ऐड होता है वाटर, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर। जब भी वाटर ऐड होगा, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ इधर H2O लिखना है मुझे, राइट। ओके, अब यहाँ पे OH एंड H आ जाएगा, तो CH3 CH इधर आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH2, राइट। ओके, फिर ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होके आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 यानी क्या है, प्रोपेनॉन। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है, ये ओजोनालिसिस ऑफ अल्काइंस है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके हो गया ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी चले जा रहे हैं बच्चों अमाइंस के ऊपर। अमाइंस, कार्बोलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय, कार्बोलामाइन टेस्ट कौन देता है, ओके क्या है ऑप्शंस, एनिलीन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन, बोथ डाइमिथाइल एंड ट्राइमिथाइल। बच्चों देखो कार्बोलामाइन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एरोमेटिक अमाइंस, और इसमें से एरोमेटिक अमाइन कौन सा है, ए है, ओके तो ए एनिलीन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी के जो तीनों ऑप्शन है डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन, ये एलिफेटिक अमाइंस है, तो एरोमेटिक अमाइन ही देगा। Next is acid anhydride on reaction with primary amine gives corresponding compound having a functional group, ठीक है। acid anhydride यानी चलो ऐसे ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 CH3CO twice O। acid anhydride को क्या करना है, acid anhydride reaction with the primary amines, reaction with primary amine, चलो ले लेते हैं C2H5 NH2, ओके C2H5 NH2 हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो H रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये CONH2 से रिप्लेस हो जाएगा, H रिप्लेस हो जाएगा CONH2 से, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा ये C2H5, ये आ जाएगा इधर NH, इधर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट होगा CH3COOH, राइट। मतलब CONH ये क्या है दोस्तों, ये अमाइड फंक्शन ग्रुप, करेक्ट ऑप्शन अमाइड है दोस्तों, राइट। रिएक्शन ध्यान में रखने होंगे, ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा अगर आपको रिएक्शन पता नहीं है तो। मोस्ट बेसिक अमाइंस अमंग द फॉलोइंग, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे है, ठीक है। मोस्ट से बेसिक अमाइंस अमंग द फॉलोइंग, ओके CH3NH2 प्राइमरी अमाइंस है, CH3 twice NH सेकेंडरी अमाइंस है, CH3 thrice N टर्शियरी अमाइंस, और ये C2H5NH2 अगेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में सबसे जो बेसिक अमाइंस होता है वो बच्चा वो होता है सेकेंडरी अमाइन। तो कौन सा होता है, सेकेंडरी अमाइन। इसमें आइडेंटिफाई करना हमें सेकेंडरी अमाइन कौन सा है, CH3NH2 प्राइमरी है, NH2 आ गया मतलब प्राइमरी, सिंपल से याद रखना, NH2 आया मतलब प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, NH होता है मतलब सेकेंडरी, तो सिर्फ नाइट्रोजन होगा और बाकी अल्काइल ग्रुप होंगे, अल्काइल और ग्रुप तो वो टर्शियरी, ध्यान में रखना दोस्तों। तो NH2 मतलब प्राइमरी, ये तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, दैट इज बी CH3 twice NH, समझ में आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। चलो अभी आगे, which amine does not react with the Hinsberg reagent, Hinsberg reagent यानी क्या, ओके Hinsberg reagent, benzene H double bond O Cl, ये Hinsberg reagent, ओके। अब which reagent does not react, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट होता है, सेकेंडरी अमाइन होता है, टर्शियरी अमाइन नहीं होता, क्योंकि टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ओके ऑप्शन वही होगा शायद से। इसमें प्राइमरी अमाइन कौन सा वो देखना है, इथेन अमाइन प्राइमरी अमाइन है, एन इथाइल इथेन अमाइन यानी सेकेंडरी अमाइन है, एन डाइथाइल इथेन अमाइन टर्शियरी अमाइन है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन यानी सेकंड पोजीशन पे NH2 प्राइमरी अमाइन,
करेक्ट ऑप्शन पे तो सी रहेगा यहाँ पे, एन एन डाइथाइल इथेनामाइन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताऊं मैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, एन एन डाइथाइल इथेनामाइन C2H5 एंड C2H5, ये C2H5 देखो, एन एन डाइथाइल इथेनामाइन, जहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ कंबाइन ही नहीं होगा और वो यहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसमें रिएक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल में आपको, बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। बायोमोलिक्यूल में शुगर हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपको बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में आपको न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे भी क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, ओके, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड्स, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनाता है वो, देखते हैं ऑप्शन। लैक्टोज गिव्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो वो तो सुक्रोज बनाता है, फ्रुक्टोज एंड दिस वन ग्लूकोज, एक्चुअली फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज विल बी गिवन बाय सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ए है, दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज ये हाइड्रोलाइसिस के पे मिलता है और कौन करता है वो, लैक्टोज हाइड्रोलाइज करेंगे तब आपको ये मिल जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ओके चलो नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन डाइसैकेराइड्स, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन ट्राइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स जनरली। ये देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन माइल्टोज, ठीक है, माइल्टोज इज अ डाइसैकेराइड जहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक, this one alpha 1,4 glycosidic linkage, beta 1,4 glycosidic linkage and alpha 1,6 glycosidic linkage। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दिख लो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, फर्स्ट कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम होता है, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, माल्टोज के लिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, लिंकेज प्रेजेंट इन द लैक्टोज, लैक्टोज इज आल्सो अ डाइसैकेराइड्स। ओके, ऑप्शन देख लो, अल्फा 1,2 अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है ये सी है, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर दी लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज का फॉर्मूला जो है आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड यूनिट अटैच होते हैं, कौन से वाले कार्बन एटम पे, अल्फा बीटा यानी 1,4 यानी फर्स्ट कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम ऑफ द टू मोनोसैकेराइड्स अटैच्ड, बीटा यानी बीटा डी ग्लूकोज है या फिर बीटा फ्रुक्टोज है, ये ध्यान में रखना होगा, तो ऑन दैट बेसिस आपको ये इसका आंसर मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, अभी ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा। पॉलीमर केमिस्ट्री में द नंबर ऑफ अ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द आइसोप्रीन। ओके, आइसोप्रीन यानी क्या दोस्तों, रबर के लिए यूज करते हैं, राइट। तो कार्बन एटम आइसोप्रीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देते हैं ना, CH2C, ये आता है CH3, इधर पहले इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक मिनट, डबल बॉन्ड C और ये आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH2। ओके, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन इसको कहते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम है क्या, ऑप्शन 5। ओके चलो 5 कार्बन एटम। अब बच्चों पॉलीमर केमिस्ट्री आपने अप्लाइड केमिस्ट्री के हमारे इजी ट्रिक देखे होंगे, तो मोनोमर पे ध्यान देना है। मोनोमर आपको याद है तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो मिलते ही है आंसर, प्लस आप पॉलीमर भी लिख पाते हैं, ठीक है ना। आगे दोस्तों, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ओके, वापस से वही क्वेश्चन, नेचुरल रबर, रबर का मोनोमर यूनिट आइसोप्रीन। ओके, ये आइसोप्रीन, ये देखो अभी कब ये 23 में क्वेश्चन पूछा था, तो मोनोमर का रबर का मोनोमर कौन सा है, दैट इज आइसोप्रीन। व्हिच ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, आपको एग्जांपल्स याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जब हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाता है, और कूल करेंगे तो हार्ड होता है, ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। बेकेलाइट, थर्मोसेटिन है, पॉलीस्टाइरीन हो सकता है, नाइलॉन 66 वो भी नहीं होगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, एग्जांपल ध्यान में रखना है दोस्तों। मोनोमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के लिए मोनोमर क्या है, CF2, डबल बॉन्ड CF2। ओके, टेट्राफ्लोरोइथीन या इथिलीन कहेंगे, कैप्रोलैक्टम तो नायलॉन 6 का है, विनाइल क्लोराइड PVC का है, स्टाइरिन तो वही पॉलीस्टाइरिन के लिए टेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर टेट्राफ्लोरोइथीन, दैट इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट है हमारा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, आई एम सॉरी लास्ट चैप्टर, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। मार्च 2022 में क्या आएगा, नेम द मेटल ऑफ अ नैनो पार्टिकल व्हिच एक्ट एज अ हाईली इफेक्टिव बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन में कार्बन ब्लैक है, सिल्वर है, गोल्ड है और कॉपर है, कौन सा है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर 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 ऐसा लिख दिया, सिलिकॉन हो जाएगा,
सिल्वर पूरा लिख दो। तो सिल्वर एक नैनो पार्टिकल्स है जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, मैंने जब अप्लाइड केमिस्ट्री है तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू के लिए। देन है ZWT इज इन ग्रीन केमिस्ट्री। ZWT जब वो से पहला ही ग्रीन केमिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है उसके में ये ZWT टेक्नोलॉजी आती है। जीरो वेटिंग टाइम, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, जूबी वाटर टेक्नोलॉजी एंड जेन वू टैंग, ये कुछ तो नाम नहीं है बॉस। जीरो वाटर टेक्नोलॉजी, जीरो वाटर जुबी वाटर टेक्नोलॉजी, जीरो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये जीरो वेस्ट है इंस्टेड ऑफ, ये जब मैं टाइप कर रहा था तो यहाँ पे भी वाटर ही टाइप हो गया। दिस इज नॉट वाटर, यहाँ पे वेस्ट है दोस्तों, और वही करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो, तो दिस विल बी द जीरो वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी आपका भी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है दोस्तों, इस एरर को मैं पहले करेक्ट कर लेता हूँ। ये आता है वेस्ट, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ये है बी, दैट इज जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी ZWT के बेसिस पे भी क्वेश्चन है, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है या। तो देखो दोस्तों, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो पिछले साल पूछे हैं, ठीक है, वो आई मीन टू से ऑलमोस्ट 21 से लेकर 24 तक जो एमसीक्यू पूछे पर्टिकुलर चैप्टर में, ये सारे हमने दे दिए। फर्स्ट 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने वो भी बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको रिएक्शन ध्यान में रखना होगा दोस्तों, नहीं तो वो पॉसिबल है नहीं कि आप सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख लो। हाँ, क्लासिफिकेशन के ऊपर, यूजेस के ऊपर शायद से अगर है तो आप लिख सकते हो, तो गाइस उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये पूरा जो वीडियो है आपको बहुत ही हेल्प करेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजों के लिए। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।